हेलो पीपल, हाउ यू ऑल। तो टेलीग्राम ग्रुप पे रिक्वेस्ट आई थी अबाउट फॉरगेटिंग टॉपिक कि फॉरगेटिंग के बारे में आपको एलैबोरेशन चाहिए, इसकी जो थियरीज़ हैं, मॉडल्स हैं। सो बेसिकली फॉरगेटिंग जो है मतलब भूलना, तो ये मेमोरी के बाद का टॉपिक है। तो जब आप मेमोरी आपकी इनकोड हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है, उसके बाद जब आप रिट्रीव करने जाते हैं कुछ समय बाद, तो हो सकता है आपको वो चीज़ याद ना आए, आप भूल चुके हों, तो डैट इज़ फॉरगेटिंग। तो फॉरगेटिंग पे सबसे पहले काम किसने किया? हर्मन एबिंगॉस ने काम किया सबसे पहले इसके बारे में। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्चर्स हु स्टडीड फॉरगेटिंग। और इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने जो रिसर्च, जैसे हम नॉर्मली रिसर्च करते हैं तो हम सैम्पल लाते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, तो इनका सब्जेक्ट ये खुद थे। ही स्टडीड ऑन हिमसेल्फ, इन्होंने खुद पे ही रिसर्च की। ठीक है, तो खुद पे ही इन्होंने रिसर्च की। ही वॉज हिज ओन सब्जेक्ट। इसके अलावा स्टडी की कैसे? तो एक ये लिस्ट बनाते थे, ठीक है, लिस्ट बनाते थे वर्ड्स की। उन वर्ड्स को हम बोलेंगे नॉनसेंस सिलेबल्स। नॉनसेंस सिलेबल्स। तो ये नॉनसेंस सिलेबल्स क्या होता है? नॉनसेंस मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं है, दे आर सेंसलेस। बनाते किस बेसिस पे थे? CVC ट्राइग्राम्स। CVC ट्राइग्राम्स का मतलब ये हुआ, C मतलब कॉन्सोनेंट, V मतलब वॉल और C मतलब कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले एक कॉन्सोनेंट ले लीजिए, जैसे कि मैंने C ही ले लिया। फिर एक वॉल ले लीजिए, जैसे मैंने O ले लिया। फिर एक दोबारा C ले लीजिए कॉन्सोनेंट, तो जैसे मैंने की COF। COF इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, XEY कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसे इन्होंने वर्ड्स बनाए, नॉनसेंस सिलेबल्स बनाए, इनकी लिस्ट प्रिपेयर करते थे। प्रिपेयर करने के बाद इसकी लर्निंग करते थे। लर्न करने के बाद नॉनसेंस क्यों लिए? पहली बात, क्योंकि जब आप कोई मीनिंगफुल लेते हो तो उसकी लर्निंग भी इजीली होती है और रिमेंबरिंग भी बेटर होती है। नॉनसेंस लोगे तो एक आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, नॉन बायस्ड रहेगा। तो इन्होंने CVC ट्राइग्राम्स बनाए, उनकी पहले लिस्ट तैयार करी, उन लिस्ट को याद किया। याद करने के बाद फिर ये रिकॉल करते थे। तो रिकॉल करते वक्त ऑब्वियसली अगर सपोज करो 30 हैं तो 30 में से 30 ज़रूरी नहीं आपको याद हो सकता है शुरू में याद हो, बट धीरे धीरे आप उनको भूलोगे। तो ऐसे करके इन्होंने अपनी फॉरगेटिंग के, मतलब कितने इनको याद है कितने याद नहीं है, उसका इन्होंने एक कर्व बनाया जिसे हम बोलते हैं कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। ये कर्व ऑफ फॉरगेटिंग है इनका। और इस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग से ये पता चलता है कि ये जो आपका टाइम है डेज़ में, तो सबसे पहले इमीडिएटली जब आप रिकॉल करते हो, याद करने के तुरंत बाद आप रिकॉल करते हो, तो 100% उनको याद था। ये परसेंटेज है आपका, 100% उनको याद था इमीडिएट में। थोड़ी देर बाद आफ्टर 20 मिनट्स देखो लगभग 59% उनको याद रहा। 1 आवर तक आते आते 42-43% के आसपास याद रहा। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि शुरू का जो फर्स्ट आवर होता है आफ्टर लर्निंग, मैक्सिमम फॉरगेटिंग तभी हो जाती है। अगर मैंने 6 बजे कोई चीज़ याद करी तो सबसे ज़्यादा मैं 6 से 7 बजे तक के बीच में भूल जाऊंगी। 7 बजे के बाद जो मेरा भूलने की कैपेसिटी वो थोड़ी कम हो जाएगी। आप खुद देख सकते हैं, अब ये जो फॉरगेटिंग हो रही है बहुत कम हो रही है। ठीक है, अब ये फॉरगेटिंग जो है 9 आवर्स तक बहुत कम हो गई, फिर 2 डेज़ तक थोड़ी कम हो रही है। तो जिस तरीके से एक जो ग्रेजुअल ड्रॉप आया, वो ग्रेजुअल ड्रॉप जो आपका एक शार्प ड्रॉप आया, वो आपका आया शुरू के फर्स्ट आवर में, अचानक से टेपर डाउन हुआ, उसके बाद में फिर ये कम होता चला गया। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। तो इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके नेट के एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। कर्व ऑफ फॉरगेटिंग मैंने एबिंगॉस ने दिया, सब्जेक्ट कौन थे? खुद ही थे, खुद पे ही किया। CVC ट्राइग्राम्स थे, नॉनसेंस सिलेबल्स थे। और कर्व ऑफ फॉरगेटिंग क्या बताता है, क्या दर्शाता है? तो ये बताता है कि लर्निंग के बाद जो शुरू का फर्स्ट आवर होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा हम भूलते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरगेटिंग उसी में होती है। बस इतना सा, बिल्कुल फैक्चुअल है ये चीज़। अब क्यों हम भूलते हैं? तो देयर आर बेसिकली 4 रीजंस फॉर इट। सबसे पहला है इनकोडिंग फेलियर। जब आप सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन को आप लेते हो तो उसको आप इनकोड करते हो अपने मेमोरी सिस्टम में, तो अगर आप इनकोड ही सही से नहीं कर पाए तो आप भूलोगे ही। ठीक है, आपने बहुत ध्यान नहीं दिया, आपको किसी ने कुछ बोला है ना, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आपका अटेंशन प्रॉपर नहीं था, प्रॉपरली आपने अटेंड नहीं किया, तो प्रॉपरली आपने इनकोड नहीं किया, तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तभी टीचर्स बोलते हैं ध्यान से सुनो, क्लास में ध्यान दो। तो वो जो ध्यान है, वो जो अटेंशन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप अटेंड नहीं करोगे, अटेंशन प्रॉपरली पे नहीं करोगे,
तो इनकोडिंग सही से नहीं होगी और इनकोडिंग फेलियर की वजह से आपकी फॉरगेटिंग होगी। दूसरा रीज़न है डिके और डिसयूज़। डिके और डिसयूज़ का क्या मतलब है? सपोज़ कीजिए कि आपने आज आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, अब आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया, आपने उस चैप्टर को मुड़ के देखा ही नहीं, उसको खोला ही नहीं, और फिर उसके बाद में आप लंबे समय के बाद उसको रिकॉल करते हो, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें भूल चुके होंगे, बहुत कम चीज़ें आपको याद होगी, या हो सकता है कुछ भी याद ना रहे। डैट इज़ बिकॉज ऑफ डिके और डिसयूज़। अब ये डिके और डिसयूज़ अगर हम साइंटिफिकली बायोलॉजिकली बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ याद करते हो, कोई भी आप मेमोरी क्रिएट करते हो, इनकोडिंग करते हो, अच्छे से उसको याद करते हो, तो आपके ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंज आता है, साइनेप्सिस में चेंज आते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनग्राम। ठीक है, एनग्राम होता है, ये ई नहीं आता, एनग्राम। ठीक है, तो ये जो एनग्राम फॉर्म होता है ये बेसिकली क्या है, जब भी आपने कोई चीज़ याद करी तो आपके ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, कुछ फिजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, वो एनग्राम है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं, इसी को हम मेमोरी ट्रेस बोल सकते हैं कि आपने कोई भी चीज़ याद करी तो वो मेमोरी ट्रेस बनी। लेकिन अब क्योंकि आप उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा यूज़ ही नहीं कर रहे, आप उसको पलट के देख ही नहीं रहे हो, तो जो मेमोरी ट्रेस है ये धीरे धीरे फेड होने लग जाते हैं, हल्के पड़ने लग जाते हैं, और फेड होने की वजह से आपका जो एनग्राम फॉर्म हुआ था वो भी दोबारा से चेंज होने लगता है और आपको वो चीज़ जो है वो याद नहीं रहती। लेकिन इसमें एक ये प्लस पॉइंट है कि अगर आप उसको दोबारा याद करते हो, रीलर्न करते हो, तो आपको पहली बार याद करने में जितना समय लगा था उससे कम समय अब लगेगा। पहले अगर याद करने में 2 घंटे लगे थे तो अब आपको 2 घंटे से कम ही समय लगेगा। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपने शौक में कार ड्राइविंग सीख ली। ठीक है, आपने गाड़ी चलाना सीखा, ड्राइविंग स्कूल से सीख लिया अच्छे से, लेकिन उसके बाद में आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने कार चलाई ही नहीं। तो जब आपने लर्निंग कर ली, कार चलानी सीख ली, तो आपके एनग्राम फॉर्म हो गया। ठीक है, ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, मेमोरी ट्रेस बन गया, लेकिन आपने 1 साल 2 साल तक गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाया, चलाई ही नहीं, तो ऐसे में आपका मेमोरी ट्रेस जो है वो थोड़ा फेड हो जाएगा। फेड होने की वजह से क्या हुआ, क्यों हुआ ये? बिकॉज ऑफ डिके और डिसयूज़, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। तो डिके हो गया, डिसयूज़ हो गया, यूज़ नहीं किया, तो जब आप 2-3 साल बाद दोबारा चलाने जाते हो तो आपसे गाड़ी नहीं एक बार में चलेगी। तो वो क्यों हुआ? वही मेमोरी ट्रेस फेड हो गया था। लेकिन अब जब आप दोबारा गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे तो पहले के मुकाबले, पहले के वनस्पति आपको अब कम समय लगेगा, अब आप जल्दी सीख जाओगे। तो ये आपका दूसरा रीज़न है फॉरगेटिंग का। तो इसीलिए क्लास में टीचर बोलते हैं कि जो भी तुम्हें पढ़ाया जाए उसे रिवाइज़ करो। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जून से जब हमारा प्रॉपर बैच स्टार्ट होगा यूट्यूब पे ही, तो उसमें मैं आपको जिस दिन जो पढ़ाऊँ उसको उसी दिन पढ़िए, उसी दिन रिवाइज़ कीजिए, और उसको वीक में एक बार संडे का दिन रख लेंगे हम, एक दिन हम फ्री रखा करेंगे, उस दिन आप पूरे वीक के नोट्स को रिवाइज़ करें। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपके साथ भी यही होगा, डिके डिसयूज़, मेमोरी ट्रेस फेड हो जाएगा और फिर उसके बाद में फॉरगेटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में तीसरा जो रीज़न है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हो जाना। तो इंटरफेरेंस जो है ये 2 तरह का होता है, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। अब ये समझते हैं ये क्या है। इंटरफेयर होना, किसी दूसरे इंफॉर्मेशन का बीच में हस्तक्षेप करना, ये आपका इंटरफेरेंस है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस में ये है, सपोज़ कीजिए, ये एक एग्जाम्पल है आपका, ये मैंने सिस्टरली बुक से ही लिए हैं। आपने पहले फ्रेंच सीखी, ठीक है, उसके बाद आपने स्पेनिश सीखी। तो अब क्या होता है, जब आप स्पेनिश का टेस्ट देने जाते हो ना, तो आपको बार बार फ्रेंच याद आती है, आप आंसर जो है फ्रेंच के अकॉर्डिंग दे करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है वो न्यू इंफॉर्मेशन में इंटरफेयर कर रही है। तो आपने पहले ओल्ड इंफॉर्मेशन याद की, फिर आपने न्यू इन्फॉर्मेशन याद की। अब जब आप रिकॉल करते हो, रिकॉल आप किसका कर रहे हो, न्यू का, पर इस वक्त बीच में टांग अड़ाने कौन आ रही है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन। ओल्ड इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर्स with the retrieval or recall of new information. This is known as proactive interference. ठीक है, थोड़ा सा देखो ये दोनों चीज़ें क्योंकि वाइस वर्सा टाइप की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना होगा। तो प्रो मतलब इसको ऐसे कर लो, प्रो मीन्स पहले वाला, तो पहले वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर रही है, नई इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। दूसरा है आपका रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, आपने पहले फ्रेंच पढ़ा,
फिर आपने स्पेनिश पढ़ा। अब आप जब फ्रेंच का टेस्ट दे रहे हो उस वक्त आपको बार बार स्पेनिश याद आ रही है, मतलब कि क्या हुआ, ओल्ड इन्फॉर्मेशन के रिट्रीवल में न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर कर रही है। आपने पहले ओल्ड याद किया, फिर आपने न्यू याद किया, अब रिकॉल आप किसका कर रहे हो, ओल्ड का। लेकिन अब क्या हो रहा है, बार बार न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर कर रही है। तो इसको ऐसे याद करो, रेट्रो वर्ड है यहाँ पे, रेट्रो मतलब पुराना, तो पुरानी चीज़ के रिकॉल में आपको प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने इसको रेट्रो से ही याद किया था कि रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस मतलब रेट्रो मतलब पुराना, पास्ट वाला, तो पास्ट वाली इंफॉर्मेशन के रिकॉल में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरफेरेंस आ रहा है, कौन कर रहा है, न्यू वाला। तो प्रोएक्टिव जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है न्यू इन्फॉर्मेशन के रिट्रीवल में। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो दीज आर द 4 रीजंस ऑफ फॉरगेटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको रह जाती है, नहीं समझ में आती, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके अलावा आपका और भी कोई टॉपिक है जो आप डिमांड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, एंड आई विल टेक अप योर टॉपिक एज माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।